वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस लिबरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट। आज हम उदारवाद पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उदारवाद है, लिबरलिज्म है, इट इमर्ज्ड एज अ मूवमेंट। ये एक आंदोलन के रूप में उभरता है और देयर आफ्टर इट बिकम एन आइडियोलॉजी। फिर इसके बाद ये विचारधारा के रूप में परिवर्तित होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है, दैट इज़ द इट्स बैकग्राउंड इज़ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की से इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पुनर्जागरण हुआ था, दैट वाज रेनेसां इज कोर कंसेप्ट इज दैट इंडिविजुअल्स फ्रीडम, इंडिविजुअल्स रैशनैलिटी, इट्स लॉजिकल रीजनिंग that must be given into consideration, and being a creature of God, they must be given that much of facilities and circumstances so that they can develop their personality in a multifaceted way. अब रेनेसां या पुनर्जागरण का जो मुख्य केंद्र था वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के सर्वमुखी विकास और व्यक्ति के चहुमुखी विकास में उसकी तर्क शक्ति, उसकी विवेकशीलता, उसको महत्व प्रदान किया गया था। और उसी के उसको आधार स्तंभ बनाकर ही उदारवाद की जो ये आंदोलन है, इसकी शुरुआत होती है। आगे धर्म सुधार आंदोलन, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो चर्च का, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी थ्योरी ऑफ टू सोर्ट्स पढ़ा ही होगा कि चर्च एवं टेम्पोरल हेड और रिलीजियस हेड के बीच का स्ट्रगल होता है, जिसमें रिलीजियस हेड अनड्यू इंटरफेरेंस जब वर्ल्डली मैटर पे करता है तो फाइनली जाकर चर्च के इंटरफेरेंस को रोका जाता है। और उसके लिए रिलीजियस रिफॉर्मेशंस मूवमेंट होते हैं। आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है, वो भी जो रिलीजियस इल प्रैक्टिसेस है उसको बंद करने के लिए मूवमेंट होते हैं। और ये रिफॉर्मेशन भी क्या करता है, वो लोगों के जो बेसिक रीजनिंग, उनकी लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर जो गलत प्रैक्टिसेस, टैब्यूज़ है, उसको डिस्कार्ड करने की बात करता है। तो ये इसका बैकग्राउंड प्रिपेयर करता है। बेसिकली हम इसमें चार चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बैकग्राउंड समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसके व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रमुख लक्षणों को समझेंगे। देयर आफ्टर इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है हिस्टोरिकल, अलग अलग लिबरलिज्म का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, उसका वर्गीकरण, एंड देयर आफ्टर हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे, उसका सार संक्षेप समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द मेन फीचर्स। इसके 6 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी और लिबर्टी, व्यक्ति की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण, समानता, इक्वालिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, और लिमिटेड स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और वेलफेयर स्टेट और डेवलपमेंटल स्टेट। यानी यहाँ किस प्रकार का स्टेट फॉर्म होगा, वो सीमित राज्य होगा, संवैधानिक राज्य होगा, कल्याणकारी राज्य होगा और विकासमूलक राज्य होगा। नाउ वी विल कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। व्यक्तिवाद में क्या है? इंडिविजुअलिज्म, द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस इज इंडिविजुअल। वही डिसीजन मेकिंग यूनिट की तरह काम करता है, निर्णय करता है। इसीलिए लिबरलिज्म का जो जेनेसिस है, हम उसे रेनेसां ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जागरण, व्यक्ति का एनलाइटनमेंट हो, उसमें पुनर्चेतना आए, तभी जाके वो डेवलपमेंट को फील्ड को आगे जा सकता है और अपना मल्टी फैसेट डेवलपमेंट, चाहे वो आर्ट के फील्ड में अच्छा हो, लिटरेचर के फील्ड में हो, कल्चर के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, वो तब भी डेवलप हो सकता है जब उसका एनलाइटेड माइंड लॉजिकल रीजनिंग के तहत तर्क शक्ति के को मानते हुए उसको आगे ले जाता है। और रिफॉर्मेशन का जो ये मूवमेंट हुआ था, उसने 2 प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया। एक इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवाद को, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात हुई। दूसरा सेक्युलरिज्म को, पंथ निरपेक्षता को। यहाँ पे रिलीजियन का या चर्च का अनड्यू इंटरफेरेंस स्टेट के मैटर्स में नहीं होगा। अब जो इसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, वो लॉक ने डेवलप किया है 17th सेंचुरी में। और इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के बाद ही जाकर ये एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक इज़म के रूप में डेवलप हुआ, जो कि थ्योरी धीरे धीरे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की गई। इसीलिए लॉक को इसका फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड लिबरलिज्म भी माना जाता है। वो उदारवाद, व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि उसी ने कहीं ना कहीं इसका पूरा बैकग्राउंड, फिलोसॉफिकल जो इसका बैकग्राउंड है, उसकी दार्शनिक जो पृष्ठभूमि, लॉक ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। द नेक्स्ट फीचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी।
कि व्यक्ति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का संवैधानिक रूप से संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है लोगों की इक्वालिटी के लिए। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपके किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल उठा लीजिए, उसमें स्वतंत्र समानता को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की बात की जाती है। और इसका जस्टिफिकेशन किस तरह से होता है, एक नेचुरली कैसे कि ऑल मेन आर क्रिएशन ऑफ गॉड, कि प्रत्येक मनुष्य की ईश्वर की रचना है, तो इसलिए सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा, सोशियो कल्चरल जस्टिफिकेशन में जब एक इगैलिटेरियन, एक समतामूलक समाज की सृजन की बात की जाती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो ऐसे हो कि जिससे कि सबकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ कांट की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि एवरी इंडिविजुअल इज एंड इन इट्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और इसीलिए एंड सबका इक्वल है, कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक साध्य है। और जब वो स्वयं में एक साध्य है, तो जब साध्य बराबर है, यानी सभी व्यक्ति के चहुमुखी विकास का उसको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, और इसके लिए उसकी स्वतंत्रता का जब संरक्षण होगा, जब उसकी लिबर्टी प्रोटेक्ट होगी, तब जाके वो डेवलप कर पाएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी, समानता यहाँ अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम 100% इक्वालिटी हो किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो लिबरल स्टेट हो या कोई ऑटोक्रेटिक स्टेट, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके। इक्वालिटी विद डिफरेंस ज़रूरी है, यानी सर्कमस्टेंसेस, नीड, सोशल जस्टिस, परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं सामाजिक न्याय को दृष्टि में रखकर समानता को प्रतिपादित करना होगा। समानता को आपके विभेद के सिद्धांत के साथ, चूँकि रॉल्स भी इसकी बात करता है कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडरेशन में लेकर जो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप है उसके डेवलपमेंट को पहले प्रायोरिटी देनी होगी। उसके बाद जाके हम बात कर सकते हैं कि हम एक सोसाइटी ऐसा बनाए हैं जो कि इगैलिटेरियन है। और यहाँ जब इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना होगा, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो प्रोसीजरल लीगल और दूसरा सस्टेंसिव, यानी डिफरेंस पर बेसिस। प्रोसीजरल यानी कानूनी क्षेत्र में जितने भी प्रक्रियाएं हैं, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल फॉलो होगा लीगल पर्सपेक्टिव में। और सब्सटैंटिव, जब स्वत्वमूलक या सारमूलक हम देखेंगे तो वहाँ डिफरेंस की बात आएगी, यानी जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो उसको देखते हुए एडिक्वेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज कैसे किया जाए, इस पर फोकस हो। So liberalism is an ideology which gives priority to individual liberty, यानी इंडिविजुअल की लिबर्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, उसके बाद जाकर ही हम इक्वालिटी के बेस्ड प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे सोशलिज्म में क्या है, कोर वैल्यू इक्वालिटी है, यहाँ पर लिबरलिज्म में क्या है, कोर वैल्यू लिबर्टी है। सबके एक एक कोर वैल्यू होते हैं, उसी के बेसिस पर वो पूरा जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप होता है। अब अगर आइडियोलॉजी के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे पीपल जो पॉपुलर होता है बाय चॉइस, लोग खुद इसको चयनित करते हैं अपने सिस्टम को और वो उसको अडॉप्ट करते हैं और उस बेसिस पर वो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ शक्तियों का जो विभाजन होगा, शक्तियों का पृथक्करण और विभाजन टू लेवल्स पर होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, क्षैतिज एवं लंबवत। हॉरिजेंटल मीन्स जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच आपके प्रॉपरली इन तीनों ऑर्गन्स के बीच, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, तीनों एक तरह से बराबर हैं पोजीशन में, लेकिन अगर ये तीनों अपने अपने एरिया में फंक्शंस करेंगे तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये सिस्टम रन करेगा। सिमिलरली वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और वो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल्स। और ये वर्टिकल कैसे हो सकता है, अगर जब प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सारे जो पावर्स है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बाय स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जब किया जाता है, संविधान में प्रावधानों के द्वारा संघ, राज्य एवं स्थानीय सत्ताओं के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया जाता है, तभी जाकर वो प्रॉपरली स्मूथिंग फॉर्म में लिबरल बेसिस पर अपना रन कर सकते हैं सिस्टम को। देन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। यहाँ ये पॉलिटिकल मीन है कि हम लिबरल स्टेट में कैसा स्टेट होगा और वो स्टेट
का नेचर कैसा होना चाहिए। डिमांड रिगार्डिंग स्टेट की बात है जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, और ये कंसेंट बेसिस, कंसेंट यानी प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सहमति हो, उसकी सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो, और ये इसमें एक पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने वाला स्टेट हो, यानी सहभागी राजनीतिक संस्कृति उन्मुख हो, जहाँ पे लोगों का पॉलिटिकल एजुकेशन का लेवल अच्छा हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अप टू द मार्क हो, तभी जाके वो एक्टिव पॉलिटिकल एजेंट की तरह जनता खुद अपने सिस्टम को मैच्योर करते हैं। और ऐसा सिस्टम जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में होते हैं, जहाँ पर पीपल अपना गवर्नमेंट खुद फॉर्म करते हैं, उसको रन करते हैं, और वो उन्हीं की गवर्नमेंट होती है। द नेक्स्ट इज लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। ये जो स्टेट होगा वो लिमिटेड होगा, यानी हर क्षेत्र में ये स्टेट का अनड्यू इंटरफेरेंस, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक मैटर में अनड्यू इंटरफेरेंस स्टेट का नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल से ये गवर्न होगा, और स्टेट वेलफेयर मैकेनिज्म को डेवलप करते हुए अपना जितने फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करेगा। यहाँ स्टेट, सिविल सोसाइटी और पीपल में जो सिविल सोसाइटी है वो वाया जोन और बफर स्टेट की तरह काम करता है बिटवीन स्टेट एंड द पीपल। वो गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, उसके बारे में पीपल तक अवेयरनेस देना, पीपल के कंसर्न को स्टेट तक पहुँचाना। और इस फंक्शन में आज के समय में सिविल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खासकर उसका जो आपका थिंक टैंक है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, उसका जब उसमें सपोर्ट जुड़ जाता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव रोल इस फील्ड में प्ले कर रहे हैं। नाउ वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिबरलिज्म, कि ऐतिहासिक रूप से जब हम उदारवाद के इसका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, इसको समझेंगे। क्योंकि जो उदारवाद है ये एक छोटा, जैसे फासिज्म हम लोगों ने लास्ट इसमें डिस्कस किया था आपके इनिशियल डिस्कशन में, तो उसमें क्या था, वो एक अपना छोटा सा कंसेप्ट था। लेकिन लिबरलिज्म ऐसा नहीं है, इसकी कई धारा, ये कोई मोनोलिथिक यूनिटरी कंसेप्ट नहीं है, एक कैटेगरी नहीं है कि एकाकी कैटेगरी है, इसमें कई उपधारा है, कई सब स्ट्रीम्स है, और उन सब स्ट्रीम्स को एक तरह से टाइम फ्रेम से हम इसके डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ, कि जो मैंने आप लोगों को मैटर प्रोवाइड किया है हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो उतना टर्मिनोलॉजी को लेके कन्फ्यूजन नहीं है, बट हिंदी में कहीं कहीं क्लासिकी उदारवाद शब्द यूज़ हुआ है, कहीं पर चिरसम्मत उदारवाद, जैसे गाबा की बुक में चिरसम्मत उदारवाद शब्द है, इग्नो मटेरियल्स में क्लासिकी उदारवाद है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आप चाहे इसको चिरसम्मत उदारवाद कहिए या क्लासिकी उदारवाद कहिए। तो इसका जो इमर्जेंस है ये कोहेरेंट आइडियोलॉजी के रूप में 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में इसका इमर्जेंस होता है। और उस समय के जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं उसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेम्स मिल इनके प्रमुख विचारक हैं। और इनमें लॉक का जो आर्गूमेंट था कि इंडिविजुअल मस्ट रिटेन इट्स नेचुरल राइट्स। लॉक, आप लोग लास्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लॉक को पढ़ा था कि कैसे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में नेचुरल राइट्स जो लोगों की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, जो कि आपकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और तो इसमें स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है कि उसका मेन काम क्या है, लोगों के इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिटेड स्टेट के रूप में ये काम करेगा, सीमित सरकार होगी, और वो कंसेंट बेसिस डेमोक्रेसी होगी, यानी सहमति पर आधारित व्यवस्था काम करेगी। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव लिबरलिज्म या संरक्षणात्मक उदारवाद। यहाँ मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, जो भी मटेरियल मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया वो कन्वेंशनल टेक्स्ट मटेरियल है, ठीक है, जो कि अब इन प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो मैंने आपका लेक्चर डिस्कस किया, ये जो अभी जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के दिया है। हो सकता है ये पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन आपको किताबों में ना मिले, लेकिन आप अपना मैटर जब डेवलप करेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें इसको आप ऐड कर देंगे तो वो एक स्टफिंग की तरह काम करेगा, वो आपके आंसर को और एनरिच बनाएगा। क्योंकि लगभग चीज़ें वही है, बस उसके टर्म, उसके डेवलपमेंट का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। द प्रोटेक्टिव और संरक्षणात्मक उदारवाद, इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं, इनके स्कॉलर्स हैं जो इनका प्रतिपादन करते हैं, उसमें स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस का नाम लिया जाता है। और ये पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर को सपोर्ट करते हैं। ये टू सम एक्सटेंट जो इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, जिस पर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, उस पॉलिसी के भी काफ़ी करीब है। जहाँ पे कुछ और स्कॉलर जैसे जर्मी बेंथम ये बताते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद की बात करते हैं, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात है, और कैपिटलिज्म को भी यहाँ प्रोटेक्ट करने की बात है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रोटेक्ट होगा तभी लिबरल स्टेट सस्टेन कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को
प्रायोरिटी दी जा रही है। और यहाँ पर स्टेट का रोल क्या है, निगेटिव स्टेट का है। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पुलिस स्टेट का रोल प्ले करेगा, और वहाँ पर वो स्टेट के कई फंक्शंस में कटौती की जाती है। वो सब फंक्शंस इंडिविजुअल के गैमेट में कर दिया जाता है कि इंडिविजुअल उसमें एक्टिव रोल प्ले करेंगे, और स्टेट एक नकारात्मक स्टेट की भूमिका निभाएगा। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बाकी एरिया में इंडिविजुअल फ्री होगा। और इसलिए इसको बहुत ही रिडक्शनिस्ट और प्रो इंडिविजुअलिस्ट सिस्टम ये डेवलप करता है कि इसके राज्य के कार्यों में कटौती हो गई और वो व्यक्ति उन्मुख व्यवस्था निर्मित करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल लिबरलिज्म, विकास मूलक आपका उदारवाद। इसका जो डेवलपमेंट है वो 18-19 सेंचुरी में होता है, जिसमें J.S. मिल, J.M. केन्स, इन सब का इसमें मेजर रोल वो प्ले करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो फेबियन जैसे हॉबहाउस, लॉस्की, मैकाइवर, इन लोगों ने भी इसको डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया। ये रिफॉर्मिस्ट वर्जन ऑफ लिबरलिज्म हो। अब तक क्या था कि पहले तो क्लासिकी में ठीक है इनिशियल स्टेज था, उसके बाद प्रोटेक्टिव लिबरलिज्म में जब आपके कैपिटलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगा तो उससे क्या हुआ, जो हैव और हैव नॉट के बीच की खाई थी वो बढ़ने लगी। कुछ एक एलिट ग्रुप है जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा, और एक बहुत बड़ा डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हाशिए पे खड़ा वर्ग था उसका शोषण होने लगा। तो इसलिए अब लिबरल थ्योरी को भी लगा ये टाइम ऐसा था कि धीरे धीरे बाकी काउंटर थ्योरीज, काउंटर आइडियोलॉजीज़ भी डेवलप कर रहे थे, इसलिए कोई और आइडियोलॉजी कैप्चर न कर दे लोगों के इंटरेस्ट को, इसलिए उन्होंने लिबरलिज्म में ही कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस, कुछ सुधार लाए, और उसको प्रो पीपल बनाने के लिए मिल और बाकी लोगों ने कोशिश किया कि उसमें कुछ चेंजेस ला सके। और इससे स्टेट अब पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट, अभी इससे पहले क्या था, स्टेट नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, सिर्फ सुरक्षा प्रदान कर रहा था, पुलिस स्टेट का रोल प्ले कर रहा था। अब वो सकारात्मक और हस्तक्षेप मूलक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट बन जाता है, और राज्य क्या करता है, वो उसका हेल्प एसेंशियल हो जाता है पॉजिटिव लिबर्टी के लिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं इक्वालिटी विद डिफरेंस को इम्प्लीमेंट करना है तो भाई संरक्षण विभेद के साथ तभी मिल सकता है जब राज्य कुछ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे, डिप्राइव सेक्शन के लिए स्पेशल स्कीम हो, उनको उनके लिए पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए कुछ प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट इनिशिएट स्टार्ट करे, चाहे वो फेलोशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो एफर्मेटिव एक्शन के रूप में हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे उनके लिए अलग से आपके सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने का हो, या पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का हो। तो ये सब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल प्ले कर रहा है। अब स्टेट के एक्टिविटीज़ का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो संकुचित नहीं हो रहा है, वो श्रिंक नहीं कर रहा है स्टेट की एक्टिविटीज़ का गैमेट। तो यहाँ स्टेट एसेंशियली एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अब लॉस्की ये मानता है कि इंडिविजुअल का राइट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और तभी एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। क्योंकि वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो आपका एलिट डोमिनेटिंग कैपिटलिस्ट ग्रुप है बस उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो, बल्कि बाकी लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। देन द नेक्स्ट वर्जन इज़ द कोल्ड वॉर लिबरलिज्म। शीत युद्धकालीन जो उदारवाद की प्रैक्टिस आई थी वो थी वो उसका टाइमिंग सोचिए 1940, 50s और 60s के डिकेड में। वो टाइम था वर्ल्ड सिनेरियो में लिबरलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म का। एक तरफ यूएसए का लिबरल बेस्ड प्रिंसिपल कैपिटलिस्ट सिस्टम था, दूसरी तरफ यूएसएसआर के लीडरशिप में सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल को वो फॉलो करते थे। तो ये पीरियड ऐसा था जब मैक्सिमम डीकोलोनाइजेशन होता है, यानी बड़े बड़े कॉलोनियल पावर से जो उनकी कॉलोनीज थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन होता है। उसी समय में हमारा राष्ट्र और आसपास के जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ एशिया की कंट्रीज़ है, वो भी आप आज़ाद होते हैं आपके साम्राज्यवादी ताकतों से। तो वो समय ऐसा था कि कॉलोनियल पावर्स लिबरल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। मार्क्सिस्ट सिस्टम बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन मार्क्सिस्ट जो आपके मार्क्सिस्ट सिस्टम का जो प्रैक्टिकल वर्जन है वो हम सोशलिज्म के रूप में देखते हैं, जो कि यूएसएसआर, चेकोस्लोवाकिया, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ क्या था कि वो सिस्टम बहुत सक्सेसफुल नहीं माना गया, सक्सेसफुल लिबरल सिस्टम को ही माना गया। और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तो ये क्लियर ही हो गया कि सोशलिस्ट सिस्टम थियोरेटिकली जितना प्रॉमिसिंग लगता है, प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करने में उतना सूदिंग नहीं है। और इसीलिए डैनियल बेल जो प्रोफाउंड करते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यानी जो लिबरल आइडियोलॉजी है ये इसी का ट्रियम्फ होता है, उसके पैरेलल कोई काउंटर आइडियोलॉजी उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है। और उसको आगे और सपोर्ट करते हैं फ्रांसिस फुकुयामा, जो एडवोकेट करते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि लिबरलिज्म का कोई राइवल नहीं है। अब पूरा जो विश्व है वो यूनिपोलर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ है। 90s के डिकेड में हम देखेंगे लगभग ये सिस्टम था, उस समय यूएस की सुप्रीमेसी हेजिमोनिक पावर के रूप में डेवलपमेंट होता है। नाउ
द नेक्स्ट डेवलपमेंट इज न्यू लिबरल मॉडल, और इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। न्यू लिबरल नव उदारवादी प्रारूप या सहभागितामूलक प्रजातंत्र का प्रारूप। ये जो डेवलपमेंट है ये लेटेस्ट और रिसेंट डेवलपमेंट है जो 1970s ऑनवर्ड होता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी एक्चुअल में कैसे सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा सके, सार मूलक प्रजातंत्र कैसे हो, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, समानता, स्वतंत्रता, न्याय को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको कंसर्न में रखा गया। और इस समय के जो इम्पोर्टेंस इनके जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप करने में अपना रोल प्ले किया, दे आर जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक और रोनाल्ड द्वारकिन। इनका जो कंसर्न था ये वैल्यूज़ की बात करते हैं कि, और खासकर रॉल्स जो कि 1970 में उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक आती है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें रिवर्थ ऑफ फिलॉसफी होती है। फिर से जो इससे पहले क्या था कि एक तरह से पीटर लासलेट कहता है कि वो थ्योरी डेथ हो जाती है 50s के डिकेड में। उसके बाद साइंटिफिसिज्म, विज्ञानवाद का, आपके बिहेवियरल रिवोल्यूशन के बाद से फैक्ट की एनालिसिस पर इतना फोकस किया जाता है, तो वहाँ पर एक्चुअल हैपनिंग्स पर फोकस होता है, वैल्यूज़ को साइड लाइन कर दिया जाता है, और टू बी की बात नहीं होता है, व्हाट इज़ की बात होती है। तो इससे वैल्यू कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है और जो भी सिस्टम है एज इट इज़ उसकी बात की जाती है। तो रॉल्स ने बात रखा, नहीं हम वैल्यूज़ को हट के सिस्टम नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए डेमोक्रेसी इटसेल्फ ही एक वैल्यू है। जब हम प्रजातंत्र कहते हैं वो भी तो एक मूल्य है, वो भी तो एक प्रैक्टिस है, उसके भी तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। उसके बेसिस पे हम कहते हैं हाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी हम ऑट टू बी शब्द को यहाँ भी जोड़ रहे हैं। और इसलिए जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात होती है कि सारे विचारधारा का पतन हो गया है, सब विचारधाराओं के पतन की जो बात हो रही है, ये भी तो अपने आप में एक वैल्यू है, क्योंकि वहाँ भी एक तरह से क्या कह रहे हैं कि टू सम एक्सटेंट हमारा जो इंक्लाइनेशन है, हम लिबरल आइडियोलॉजी की विजय की घोषणा करते हैं और बाकी काउंटर आइडियोलॉजीज़ के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दे रहे हैं। तो ये भी एक वैल्यू प्रोजेक्ट करता है। अब हम इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे कि जो लिबरलिज्म का प्रैक्टिस है, यहाँ पर ये जस्टिस के प्रिंसिपल से दूर हट के हम लिबरल थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और इसीलिए रॉल्स जो अपनी थ्योरी टू प्रिंसिपल डेवलप करता है वो इक्वालिटी और डिफरेंस के साथ करता है। यानी एक तरफ समानता, लोगों को स्वतंत्रता की बात तो आएगी ही आएगी, और उसके साथ ही इक्वालिटी एंड डिफरेंस की बात भी वो रखता है, यानी समानता के साथ वो डिफरेंस नीड का फैक्टर होना चाहिए। नीड का फैक्टर कैसे होगा कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और वो डिफरेंस यानी जिसकी जितनी आवश्यकता है, जिसको एडिक्वेट रिसोर्सेज तक अवेलेबल नहीं है, लीस्ट एडवांटेज ग्रुप कैसे मेन स्ट्रीम तक आ सके, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर सिस्टम डेवलप हो। और सोसाइटी जो प्राइमरीली होता क्या, ये सर्टेन शेयर कंसर्न, जो कुछ साझा हित होते हैं उसी पर समाज संगठित होते हैं, तो उनको दरकिनार करके कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं कर सकता। इसीलिए जो न्यू लिबरल डेमोक्रेसी है वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, वेलफेयर, कल्याण और जस्टिस पर अधिक फोकस करता है कि ये न्याय सभी व्यक्ति को मिले, जो एडिक्वेट एक्सेस टू द रिसोर्सेस हो, जो सीमित संसाधन है उनका उचित रूप से वितरण हो, और कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश हो, जो कि सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड करे, वो इंटरवेंशनिस्ट रोल करे, पॉजिटिव रोल प्ले करे, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी देने तक उसका रोल सीमित रहे। और डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होगा, यानी समाज में जो लोकल लेवल पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, एक स्टेट लेवल पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, और उससे क्या होगा कि हर एरिया में, हर क्षेत्र में वो ऑटोनॉमी के साथ अपना सिस्टम रन करेंगे, तो कोहेशन बना रहेगा ऑटोमेटिकली, और हर जगह एक मिनिमम लिबर्टी हर एंटिटी एंजॉय करने में कैपेबल होगा। और जो इसका कोर वैल्यू है कि जो एवरी इंडिविजुअल इज एंड इन इटसेल्फ, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, यही बेसिस ऑफ इक्वालिटी है। जो किस प्रकार की समानता हम समाज में लाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है, वो अपना डेवलपमेंट हो सके, और इसी डेवलपमेंट के बेसिस पर ही एक सिस्टम रन कर सकता है। और कभी भी हम किसी थ्योरी को देखेंगे तो एवरी फिलोसफी है सर्टेन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, एक वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी सिद्धांत को समझा जाता है। तो लिबरलिज्म के भी जो अलग अलग स्ट्रैंड का डेवलपमेंट होता है, वो उसके अपना अलग अलग उसकी समय काल परिस्थितियाँ थी, उस समय की काल परिस्थिति, उस समय के कॉन्टेक्स्ट को समझकर इस थ्योरी के डेवलपमेंट और उसके इम्प्लीकेशंस को समझा जा सकता है। सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन लिबरलिज्म। आप इस टॉपिक को देखिए, और किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।